हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में देखो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने होलो सिलेंड्रिकल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख ली थी, वायर के इनसाइड भी और वायर के आउटसाइड भी। ऐसे ही सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के कारण भी देख ली थी। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर विद कैविटी। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें कैविटी भी है, जैसे ये वायर हमें दे रखा है, सिलेंड्रिकल वायर है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है। इसके अंदर देखो ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है और इसके अंदर ये कैविटी है। ये कैविटी है, मतलब यहां तो पूरा सॉलिड है, बाकी ये इसके अंदर कैविटी है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये इसकी एक्सिस है कैविटी की। दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? डी। अब देखो ये दे रखा है करंट डेंसिटी जो है इसमें, करंट डेंसिटी वो हमें जे दे रखी है और अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है जे। करंट डेंसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वायर के अंदर ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हमें फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी। और ये सिलेंड्रिकल कैविटी है, सिलेंड्रिकल वायर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, और इसमें ये कैविटी है। इसके अंदर कोई पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर के केस में देखा था कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर यदि एक कैविटी होती है तो उस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म आई थी, याद करो, और वो उतनी ही होती है जितनी उस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण उस कैविटी के सेंटर पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में रहती है। देखते हैं यहाँ भी कुछ रिजल्ट वैसा आता है या नहीं आता, उसके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो जैसे ये इसका सेंटर है सी, और इसको बोल देते हैं सी डैश, सी डैश, और ये कोई पॉइंट पी है। पॉइंट पी जो है बेटा इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पी है। अब देखो इसको मैं दोबारा से दूसरा प्रोजेक्शन बनाते हैं, इसका टॉप व्यू बनाते हैं हम, इसी डायग्राम का टॉप व्यू। यदि इसको यहां से ऊपर से देखा जाए, ऊपर वाले प्रोजेक्शन से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? तो सिलेंड्रिकल वायर उस केस में बेटा इस टाइप का दिखेगा। ये सिलेंड्रिकल वायर होगा, ये इसका सेंटर होगा सी, ये यहां कैविटी होगी कहीं, सिलेंड्रिकल कैविटी है, ये इसका सेंटर है सी डैश, और ये पॉइंट है पी, और यहां इस पूरे में करंट है और करंट की जो डायरेक्शन है इससे आउटवर्ड हो जाएगी। अब देखो अपने को मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है, तो इसको हम कहेंगे कि इस वाले केस को सोल्व करने के लिए पूरा वायर कंसीडर कर लो एक बार।
जिसका सेंटर C है और ये पॉइंट P है। इसमें से माइनस कर देंगे इस छोटी सी कैविटी वाला जो है इसके कारण। देखो सेंटर यहां C था, ये सेंटर C डैश है, ये पॉइंट P है। हमें इस केस के कारण निकालने हैं जिसमें कैविटी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे पोर्शन के कारण निकालेंगे कि यदि इस पूरे में करंट होता तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, उसमें से माइनस कर देंगे जो ये छोटा सिलेंड्रिकल जो कैविटी है इसके अंदर, यदि यहां पे करंट जाता तो इस करंट के कारण P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती उसका इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड P पर नेट आ जाएगी। तो देखो इसको निकलने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड कैविटी या P पॉइंट विल बी इक्वल टू, इसके कारण देखो एक सॉलिड सिलेंडर हो गया बेटा ये, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो कैविटी के सॉलिड सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो फॉर्मूला हमने देखो लास्ट क्लास में डेराइव किया था, म्यू नॉट J क्रॉस R बाई 2 आया था। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, करंट डेंसिटी सेम है J क्रॉस R, इसके लिए जो R वेक्टर है P पॉइंट का इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा CP वेक्टर, म्यू नॉट J क्रॉस R बाई 2, इसमें से माइनस कर देंगे, देखो इसका माइनस करेंगे यहां से तो यह आ जाएगा म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस, यह आ जाएगा बेटा C डैश P वेक्टर, C डैश P वेक्टर बाई 2, तो BP जो नेट आ जाएगा यह आ जाएगा म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस बेटा CP वेक्टर माइनस C डैश P वेक्टर, इसको लिख सकता हूं CP वेक्टर माइनस को अंदर लेके गए तो ये PC डैश वेक्टर हो गया, PC डैश वेक्टर बाई 2, दैट विल बिकम, देखो CP वेक्टर बेटा ये है और PC डैश वेक्टर बेटा ये है, तो ये बन जाएगा CC डैश वेक्टर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट J क्रॉस CC डैश वेक्टर बाई 2। तो देखो मैग्नीट्यूड यदि मैं बात करूं, ये तो वेक्टर फॉर्म में थी, मैग्नीट्यूड यदि बात करें तो ये होगा म्यू नॉट J C डैश वेक्टर बेटा दोनों के एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है जो कि हमने D दी है अपॉन 2, यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड कैविटी, और कितनी होगी, उतनी ही होगी जितने पूरे के कारण इसकी जो कैविटी है इसके एक्सिस पर जो फील्ड होती है उसी के इक्वल यहाँ पे ये वैल्यू आई है। इसको ऐसे भी आ सकते हैं म्यू नॉट J क्रॉस CC डैश बाई 2। तो देखो वैसा ही रिजल्ट आया जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो स्फीयर के अंदर कैविटी वाले केस में आया था। तो सभी लोग इसको स्क्रीन को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा? देखो ऐसे और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉइंट मेरे को याद नहीं है कौन कितने पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये एप्लीकेशन में, फील्ड ड्यू टू लार्ज करंट सीट या फिर इनफाइनाइट करंट सीट। लार्ज या इनफाइनाइट दोनों टर्म यूज कर सकता है। देखो ये क्या है, ये एक करंट कैरिंग सीट है। बेटा इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। करंट सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि करंट जो है इसमें वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, या फिर इनवर्ड ले लेते हैं, चलो इनसाइड द प्लेन जा रहा है।
इनटू द प्लेन जा रहा है, और ये दे रखा है कि करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ जो है वो सपोज लैम्डा है। करंट पर यूनिट लेंथ मतलब ये देखो पूरा सीट है बेटा, ये इधर भी इनफाइनाइट है, उधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट प्लेन है ऐसे। इस पूरे प्लेन में इस एक डायरेक्शन में इनटू द प्लेन ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो उसका एक प्रोजेक्शन व्यू ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इनफाइनाइट वायर्स हैं बहुत सारे, जो इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। करंट पर यूनिट लेंथ मतलब यहां से 1 मीटर लेंथ लेंगे तो उसमें जो करंट होगा वो लैम्डा एम्पियर हो जाएगा। तो ये है करंट पर यूनिट लेंथ, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां से किसी डिस्टेंस r पर। ये डिस्टेंस r है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बातें करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कारण सपोज मैं यहां पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये किसी x डिस्टेंस पे, ये जो एलिमेंट होगा बेटा dx लेंथ का, ये एक इनफाइनाइट वायर होगा, लॉन्ग वायर होगा, जिसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वायर के कारण निकालते हैं, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो फिंगर के रोटेशन की डायरेक्शन है या फिर कहीं पाम की फिंगर्स को उधर ओपन करेंगे जिधर पॉइंट है, तो पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो देखो थंब ऐसे इनवर्ट हो गया और इधर फिंगर को ओपन कर दिया पॉइंट की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगी ऐसे, इसके कारण dB। ऐसे ही बेटा सिमेट्रिक एलिमेंट यदि मैं इधर से लेता x पे जाके dx का, तो करंट इधर और पॉइंट ऐसे ओपन करते तो इसके परपेंडिकुलर बेटा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती ऐसे। इन दोनों के जो ये वर्टिकल जो ऊपर और नीचे के जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर आ जाएगी इसके कारण। ये मतलब ये भी dB है, ये भी dB है, नेट इधर आ जाएगी। मेरे को इसको इंटीग्रेट ऐसे नहीं करना है एलिमेंट को, मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी dB नेट या B नेट, इधर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि मेरे को ऐसे ही एक पॉइंट यहां लिया जाए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो जो कि r डिस्टेंस पर ही है, तो ध्यान से देखो इसमें करंट अंदर है और ये पॉइंट इधर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर पाम की डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी। ये देखो ऐसे, ऐसा ही dB एलिमेंट था, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां जो होगी वो इधर आ जाएगी, B नेट। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब यहां ऊपर वाले प्लेन में इधर आएगी, ये इधर आएगी। ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो हर बार ऐसे एलिमेंट लेके डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। जब इनफाइनाइट सीट हो तो उस केस में देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब करो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर दिया। अब देखो करंट बेटा इनवर्ट ले लो, और देखो दो ही टाइप के पॉइंट होंगे, इस सीट के ऊपर और इस सीट के नीचे। तो थंब इधर किया, ऊपर निकालना है तो फिंगर्स को ऊपर ओपन करो, इधर आ जाएगा पाम। नीचे निकालना है तो इधर ओपन करो, इधर आ जाएगा। ऐसे किसी एंगल पे ओपन नहीं करना है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम की डायरेक्शन में आ जाएगी, जैसे हम एक वायर के कारण निकालते हैं। मतलब इसके जस्ट नीचे यहाँ एक वायर अज्यूम कर लो जिसमें करंट की डायरेक्शन वैसी होगी जो जैसे इस सीट की है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ इनवर्ड है तो इधर आ जाएगी, यहाँ इनवर्ड है नीचे की तरफ तो उधर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला है अपन ने। अब इसके मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। तो सपोज मैं यहां पे दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये सीट है, इनफाइनाइट सीट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। इसमें से यहां से r डिस्टेंस पे निकालना है तो मैं एक एम्पियरन लूप लेता हूं इस टाइप। हमें r डिस्टेंस पे निकालने तो डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। ये जो डिस्टेंस है मैं l ले लेता हूं, ये भी l ले लेता हूं। ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ये एक एम्पियरन लूप हो गया। इसमें
मुझे पता है इन पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, बी। बोलो है या नहीं, अभी निकाल लिया। और इस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर जो डायरेक्शन है वो बी इधर की तरफ है। यहां पे भी देखोगे तो बी की डायरेक्शन तो ऐसे दिखेगी ना बेटा, इस सीट के नीचे है। यहां कहीं भी देखो बी की डायरेक्शन ऐसे दिखेगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन डायरेक्शन कुछ ऐसे है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, ऐसे। अब बात करते हैं डीएल एलिमेंट की। सपोज इसमें जो करंट एलिमेंट है, एम्पियर लूप की जो डायरेक्शन है, मैं ऐसे रोटेशन में ले लेता हूं। मैंने कहा था एम्पियर लूप जो लेते हैं उसकी एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो लिया ही जाएगा। तो वो इस टाइप से डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इसके हिसाब से ले लिया। तो देखो बी भी इधर है और डीएल भी इधर है। यहां पे देखो इसमें ऐसे है तो डीएल इसमें नीचे करंट जाएगा, ऐसे डीएल है। यहां पे बात करें तो डीएल भी इधर ही आ जाएगा, यहां पे बात करें तो डीएल इधर आ जाएगा। तो देखो यहां तो एंगल 90 डिग्री रहेगा, यहां भी एंगल 90 डिग्री रहेगा। इन दोनों में देखो यहां बी भी ऐसे है, डीएल भी ऐसे है, इसमें भी बी ऐसे है, डीएल ऐसे है, लेकिन इसमें डीएल ऐसे है, बी ऐसे है, तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। इस लूप का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। तो हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। इसको 4 पार्ट में तोड़ लिया। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए से बी प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। इतनी लेंथ के अंदर जो ये करंट जा रहा है वो टोटल निकालना है। मैंने कहा यूनिट लेंथ में लैम्बडा है, तो इस एल लेंथ में कितना होगा, लैम्बडा इंटू एल। इतना करंट इसके अंदर। अब ध्यान से देखो, बी डॉट डीएल ए से बी तक, ए से बी तक मुझे पता है सारे पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पे हैं। तो देखो ये सारे पॉइंट जो है एकदम आइडेंटिकल हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड में हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम, और डायरेक्शन में भी सेम है। तो ये जो बी डॉट डीएल है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी बी इंटू एल। बी का मैग्नीट्यूड तो बी आ गया, डीएल डीएल इंटीग्रेट होकर के टोटल ये लेंथ हो गई, और डॉट प्रोडक्ट है तो कोस इन दोनों के बीच का एंगल है कोस 0 है, मतलब कोस 0 मतलब 1 आ जाएगा। प्लस ये जो वैल्यू है ये 0 आएगी, क्योंकि यहाँ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, 0। प्लस ये देखो सी से डी, बेटा इसमें भी डीएल इधर है और बी भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वापस से बी डॉट डीएल बी इंटू एल आ जाएगा। दोनों डायरेक्शन सेम है देखो। प्लस ये फिर से क्या हो गया, 0, क्योंकि थीटा 90 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू लैम्बडा इंटू एल आ गया। तो यहां से सोल्व करने पर जो बी की वैल्यू आएगी, देखो दोनों तरफ से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नोट लैम्बडा बाई 2, म्यू नोट लैम्बडा बाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज सीट। लैम्बडा है यहाँ पे करंट पर यूनिट लेंथ, म्यू नोट लैम्बडा बाई 2। और ध्यान से देखो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब आर से इंडिपेंडेंट है। देखो आर कहीं आ ही नहीं रहा, जैसे हमने देखा था कि इनफाइनाइट जो लार्ज सीट होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी आर से इंडिपेंडेंट आता था। ऐसे ये भी आर से इंडिपेंडेंट आ रहा है इनफाइनाइट के केस में, और मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कुछ ऐसा यहाँ पे। तो इसको स्क्रीन को पॉज करो और इसको पूरा नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा। देखो इसके आगे मैं इसमें थोड़ा सा इसका और डायग्राम बना के दिखाता हूं इसको। जैसे ऐसे ये सीट है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
ये यूनिफॉर्म होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी, इस टाइप, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी, इक्वी स्पेस पैरेलल प्लेन होंगे, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए, इस डायरेक्शन में बी के मैग्नीट्यूड को लेते हैं और इस डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट को लेते हैं, वाई एक्सिस को। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वहां तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं। तो ये तो आ जाएगा कुछ ऐसे, और इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव आ जाएगी, ये आ जाएगा ऐसे, ये आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और ये आएगा माइनस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो इस टाइप से इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बन जाएगा, ये इसकी फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ये इनफाइनाइट प्लेन होंगे ऐसे, इसके पैरेलल प्लेन होंगे। यही बेटा ये करंट शीट यदि आउटवर्ड होती, करंट शीट आउटवर्ड होती तो उस केस में देखो ये आउटवर्ड है तो ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ जाती है और नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ आ जाती है। तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसको भी नोट कर लो। लिख लिया होगा बेटा। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दो ले लेते, चलो दो इनफाइनाइट सीट हैं, ऐसे इधर इनफाइनाइट है, दोनों ऐसे पास पास में रखी हैं। अब देखो इनफाइनाइट हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो फाइनाइट सीट हैं लेकिन बिल्कुल पास में रखी हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में जो उसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। 3 पॉइंट देता हूं मैं, ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये बता रखा है कि इसमें जो करंट है वो इनसाइड डायरेक्शन में है, इसमें करंट आउटवर्ड है, और ये दे रखा है करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, एम्पियर पर मीटर। तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान से देखो, यदि हम पहले ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इसी पॉइंट पर ए, देखो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। मुझे पता है डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए देखो मैंने यहां डिस्टेंस नहीं दी है। इसके कारण होगी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, इसके कारण भी होगी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। इसके कारण देखो ए पॉइंट पर देखेंगे तो करंट इनवर्ड है, पॉइंट ऊपर है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इधर आ जाएगी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इसके कारण करंट आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ पॉइंट देखोगे तो इसके अपोजिट आ जाएगी, ये भी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए जो है वो 0 हो जाएगा, ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। सेम ऐसे ही देखो सी पे भी होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये देखो करंट आउटवर्ड, पॉइंट नीचे तो इस डायरेक्शन में, और उसके कारण इसके अपोजिट आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। लेकिन बी पर ध्यान से देखो, ऊपर वाला वायर इनसाइड डायरेक्शन है, पॉइंट नीचे है, तो ओपन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में आएगी, ये म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इसकी बात करें तो करंट आउटवर्ड है, पॉइंट ऊपर खोलेंगे तो भी ये इधर ही आएगा, ये भी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा, ये बी पर होगी। तो देखो दो पैरेलल प्लेन शीट हैं,
तो इनके आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो 0 है, और जो इनके इनसाइड बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट ऐड हो गई दोनों की, और वो हो गई म्यू नॉट इंटू लैम्डा। ऐसे 2 की बजाय 3, 4 सीट जितने भी देता उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड मैं हर एक पॉइंट पर निकाल सकता हूँ इसी तरीके से। बस वेक्टर एडिशन करना है, ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा? इसके बाद देखो बेटा, हम बात करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये भी बेटा एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, जिसको एक सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर लपेट दिया जाता है, इसको वाउंड किया जाता है सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर। कैसी? देखो, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, शायद सीधा ना बना हो, अब नहीं बने तो तुम्हारी किस्मत में। ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप है, जिसकी जो रेडियस है वो आर, ठीक है। इस पे क्लोजली वाउंड कर दिया वाइंडिंग को, ऐसे। दो टर्मिनल निकाल दिए, ए और बी। करंट जो है वो ए से ऐसे जा रहा है आई, और इधर से बाहर निकल रहा है आई। ये इसकी लेंथ है एल, ठीक है बेटा। कुछ चीजें यहां डिफाइन कर देता हूं मैं। एक स्मॉल एन डिफाइन कर रहे हैं, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो एन है, तो टोटल निकालनी हो तो उस केस में एल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल एन में यहां बोल देता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल जो टर्न्स हैं, तो कैपिटल एन जो है विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। आई इसमें करंट है बेटा जो इसमें फ्लो कर रहा है। अब देखो, हमें इसके अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये दे रखा है गिवन दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर सॉरी लेस देन एल। स्मॉल आर इज लेस देन एल, बिल्कुल छोटा है, मतलब रेडियस बहुत छोटी है, लेंथ बहुत ज्यादा है। एक आइडियल सोलेनोइड हम ले रहे हैं, लॉन्ग सोलेनोइड भी बोल देते हैं इसको, लॉन्ग सोलेनोइड है ये। इसके अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके बारे में हमें बातें करनी है। तो पहले तो देखो इसी डायग्राम को, एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहां से करंट ऐसे नीचे जा रहा है, पीछे से घूम के वापस जाके फिर यहाँ ऐसे इनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस टाइप से इसका करंट की डायरेक्शन है, इस टाइप से। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से ऐसे करंट इनसाइड जा रहा है और यहां से करंट ऐसे आउटसाइड निकल रहा है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं इसका ऐसे प्रोजेक्शन ऐसे काट के देखो, यदि इस पाइप को ऐसे हाफ काट दिया जाए, तो इसका प्रोजेक्शन भी जो बनाया जाए वो कैसा बनने वाला है, ऐसा कुछ बनेगा। ये पाइप है और यहां से ये वाइंडिंग है, यहां पे भी ये वाइंडिंग है जो इसके ऊपर वाउंड की गई है। यहां से करंट अंदर जा रहा है, तो मतलब यहां क्रॉस आएगा। ऐसे बहुत सारे वायर ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रहे हैं,
ऊपर वाले हिस्से से करंट बाहर निकल रहा है तो यहां डॉट आएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये तो इसका डायमीटर है 2r, जो कि बहुत छोटा दे रखा है लेंथ के रेस्पेक्ट में। मतलब ये लॉन्ग सीट ही तो है, दो पैरेलल सीट है, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वैसे हम देख चुके हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होती है वो 0 होती है, बी इनसाइड जो होती है वो म्यू नॉट इंटू लैम्डा होती थी, और जो लैम्डा था वो यूनिट लेंथ में करंट था, तो वो निकाल सकते हैं लैम्डा हम। एक तरीका तो ये हो गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का, बी इन आ जाएगा कुछ जो कि नॉन जीरो आएगा, यहां बी आउट जो है वो फिर से 0 आ जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका बेटा ये भी है, एम्पियर लूप इसमें भी लगा सकते हैं अलग से। दोबारा हम कहेंगे यहां एक ऐसा लूप ले लो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पक्का है, कोई किसी ऐसे इसकी एक्सिस के अलोंग होगी और डीएल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। तो ये एल लेंथ का एक ऐसे एक लूप ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। इस एल लेंथ में पहले तो नंबर ऑफ टर्न देखो, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल एन, तो एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे स्मॉल एन इंटू एल। कितने टर्न हो जाएंगे? यूनिट लेंथ में थे स्मॉल एन, तो एल लेंथ हो जाएंगे एन इंटू एल। तो जो टोटल करंट है हर एक वायर से करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, और नंबर ऑफ जो वाइंडिंग है वो एन इंटू एल है, तो टोटल जो करंट होगा एल लेंथ में वो हो जाएगा नंबर ऑफ वाइंडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा सॉरी स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई, ये आ जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्न हो गए और ये करंट हो गया। अब यहां ए से बी ये तो 0 होगा बेटा, क्यों? क्योंकि बी ही 0 है आउटसाइड। बी से सी ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। सी से डी ये नॉन 0 होगा, लेकिन डी से ए फिर से 0 हो जाएगा, फिर से थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब सिर्फ ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी बी इंटू लेंथ एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सिर्फ अंदर, बाहर वाले पॉइंट पर 0, अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो देखो रेडियस बहुत छोटी है, तो उस केस में हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है और म्यू नॉट एन आई के इक्वल है। यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड ट्यूब या सोलेनोइड। तो इस पूरे सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और कितनी है? म्यू नॉट एन आई। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वो क्या है? इफ एनी मीडियम ऑफ रिलेटिव permeability mu r is filled, then B will be equal to mu naught mu r ni, mu naught mu r ni। mu naught एब्सोल्यूट परमेबिलिटी फ्री स्पेस की है,
म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, जैसे वहां एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर हो जाता था, यहाँ म्यू जो है वो म्यू नोट म्यू आर हो जाएगा इनटू एन आई। देखो कई बार ऐसा टर्म यूज करेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कि एक सोलेनोइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, लेकिन जैसे ही इस सोलेनोइड के अंदर एक रोड डाल दी जाती है, आयरन रोड, तो देखो जैसे ही आयरन रोड इसके अंदर रखते हैं तो इससे होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की वो बढ़ जाती है, अचानक से बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन रोड की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बड़ी हाई होती है, जिसके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वो भी हाई हो जाती है। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, जो इसके बीच में मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि मीडियम कुछ भी नहीं बता रखा है तो सिर्फ म्यू नोट एन आई लेनी है, यदि मीडियम दे दिया उसका रिलेटिव परमेबिलिटी तो ये हो जाएगा म्यू नोट म्यू आर एन आई के इक्वल। तो ये एक आइडियल सोलेनोइड हम जो बात कर रहे हैं वो उसकी कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग सोलेनोइड की बात हो रही है, सिर्फ ये लॉन्ग सोलेनोइड है ये। इसके बाद यदि सोलेनोइड लॉन्ग नहीं हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसके बारे में बातें हम बाद में करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा? इसके बाद देखो फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट है, मतलब फिक्स कुछ लेंथ दे रखी है, उस केस में क्या होता है कि सोलेनोइड है ऐसे। अब देखो बेटा इसके ऊपर वाइंडिंग है, मैं दिखा नहीं रहा हूं ऐसे, चलो दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि यहां पे ऐसे कुछ वाइंडिंग होंगी, दिखा सकते हो। इसको दिखाने से बस यही है, थोड़ा जो एलिमेंट वगैरह हम लेंगे वो दिखाई अच्छे से नहीं देंगे। ऐसे कुछ वाइंडिंग ऐसे जो भी है। अब देखो बेटा हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, वापस से स्मॉल एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल एन यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न ले सकते हैं। इस केस में इसके अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड नहीं कर सकते, बाहर भी हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसकी एक्सिस के जो पॉइंट हैं उसी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये इसकी एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये फाइंड करनी है। तो देखो जैसे ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ध्यान से देखो, यहां पे कुछ डाटा मैं दे देता हूं। बेटा ये जो टोटल एंगल है ये है अल्फा, और ये जो एंगल है ये है बीटा। मतलब ये जो एंड पॉइंट्स हैं इसके, वो इस पॉइंट पर ए एंगल अल्फा बना रहा है और ये एंगल बीटा बना रहा है, ये हमें दे रखा है, ये पूरा एंगल नहीं है, ये सिर्फ ये जो एंड पॉइंट यहां पे एंगल बना रहे हैं वो है। हम क्या करते हैं, यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और ये एक एलिमेंट ले लेते हैं,
ऐसे एक सर्कुलर कोयल आ जाएगी हमारे पास, इसकी जो विड्थ है ये dx है, और यहां पे जो ये एंगल बना रही है, ये एंगल, ये नहीं सॉरी ये वाला ऊपर वाला एंगल, देखो ये एंगल था बीटा, जो टोटल एंगल है वो बीटा है, और जो ये एंगल एलिमेंट लिया है इसका एंगल जो है थीटा है। ध्यान से देखना, ये जो बीटा एंगल है बेटा इस पॉइंट पर, इस एंड का है, और जो ये थीटा एंगल है इस एलिमेंट का है यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो ये जो लेंथ है ये तो x हो गई, और ये जो लेंथ है ये इसकी रेडियस के इक्वल है r, इसकी जो रेडियस है वो हमें r दे रखी है। अब देखो इस केस में जो एलिमेंट, इसको अब सोल्व करते हैं आगे, तो सबसे पहले r और x में एक रिलेशन लिखते हैं, ये r है x और ये थीटा है, तो यहां से मैं tan थीटा लिख सकता हूं, tan थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन रेडियस r, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा r tan थीटा, x और थीटा में रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू r tan थीटा। r तो बेटा इसकी रेडियस है जो कांस्टेंट है, मेनली जो रिलेशन है x और थीटा में आ गया, दो वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल चाहिए इंटीग्रेशन में, इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, तो यहां से जो dx आएगा दैट विल बी इक्वल टू, r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये dx हो जाएगा। अब देखो इस ये जो कोइल है जिसमें dx लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ, या फिर हाँ नंबर ऑफ टर्न इन dx लेंथ, यह आ जाएगा स्मॉल n इंटू dx। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको dx इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न आ गए। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो ये तो बेटा एक सर्कुलर कोइल होगी जिसकी एक्सिस के इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, तो हम कहेंगे डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नोट एन, एन हो जाएगा एन डी एक्स, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि बन जाएगा आर टेन थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट। देखो यहां ये तो थीटा में आ जाएगा, लेकिन इस dx को हटा के यहां भी थीटा रखना पड़ेगा, तो b जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर, चलो बाद में निकाल लेंगे, म्यू नोट एन, dx को लास्ट में लिखेंगे, आई आर स्क्वायर, अब dx को रख दो आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, बेटा इस दोनों से कॉमन आएगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा आर क्यूब, और ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये बन जाएगा सेक क्यूब थीटा, ये बच जाएगा। तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू, देखो अब थीटा पे लिमिट लगाते हैं, थीटा देखो बेटा यदि पॉजिटिव एक्स लेंगे तो थीटा भी पॉजिटिव का कंसीडर करना पड़ेगा, और निगेटिव एक्स के लिए थीटा भी निगेटिव का कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक। इधर ये अल्फा जो है इसको निगेटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि निगेटिव में थीटा है, और इसको प्लस के साथ लेंगे, तो माइनस अल्फा से बीटा तक। तो यहां जो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक क्यूब थीटा, तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक सेक बचेगा जो ऊपर कोस बन जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा लिमिट रखेंगे साइन बीटा माइनस और साइन माइनस अल्फा, जो बन जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बी बन जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन ध्यान रखना अल्फा और बीटा जो है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल है इनके एंड पॉइंट्स की, और मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इसको पहले स्क्रीन को पोज करो और एज इट इज पूरा इसको नोट कर लो। मिटा रहा हूं बेटा इसको। मतलब बेटा देखो हमने यहां से ये सोलेनोइड फाइनाइट लेंथ का है, इसके एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है जो यहां पर इधर एंगल बना रहा है अल्फा और इधर एंगल बना रहा है बीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पी पॉइंट पर आया है ये आएगा म्यू नोट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऐसे ही कई बार डाटा हमें ऐसे भी दे देता है, इस पी पॉइंट पर एंगल यहां से है अल्फा और एंगल यहां से है बीटा। देखो उधर वाली साइड से अल्फा एंगल है, इधर वाली साइड से बीटा एंगल है, तो B एट पॉइंट P जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाई 2। वैसे वहां अल्फा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से था, वो अल्फा यहाँ पे एक्चुअल में पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से जो एंगल होगा ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, जो कि बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस आएगा तो पॉजिटिव आएगा और कोस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पे निकालना हो, जैसे यहीं पे निकालना है, तो ये जो एंगल है ये वाला तो 90 बन जाएगा, और ये एंगल सपोज कुछ थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी एंड जो होगा ये आ जाएगा म्यू नोट एन आई बाई 2 कोस। बेटा कोस यदि यहां से एंगल लेंगे तो 90 बन जाएगा, कोस 90, कोस 90 तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको रहने देते हैं, प्लस कोस अल्फा तो कोस थीटा बन जाएगा सिर्फ ऐसे। और बेटा यदि पॉइंट यहां आ जाए, पॉइंट यहां आ जाए तो उस केस में देखो कैसे करेंगे, आउटसाइड सोलेनोइड, तो इन्हीं फॉर्मूलों को और लगा सकते हैं इसमें भी। जैसे पॉइंट यहां है, एक्सिस पर ही होना चाहिए बस पॉइंट, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल दे रखे हैं हमें, ये एंगल दे रखा है हमें θ2 और ये एंगल टोटल जो है हमें दे रखा है θ1, टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसकी एक्सिस से। तो देखो यहाँ अल्फा जो है, यदि मैं ये वाले अल्फा बीटा लेता हूं तो अल्फा जो है बेटा इसकी एक्सिस से ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल एक्सिस से इधर वाले एक्सिस से, तो ये बन जाएगा अल्फा पाई माइनस θ1, बीटा बीटा तो θ2 है ही, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी बी वो आएगी म्यू नोट एन आई बाई 2 कोस पाई माइनस θ1 प्लस कोस θ2, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो ये अलग अलग केस में देखो, एक क्वेश्चन ही है, ऐसे समझ सकते हो अलग अलग केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे पूछ सकता है, उसका हमने एक एग्जांपल किया है यहाँ पे, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा।
इसके बाद देखो इसमें एक दो एग्जांपल और हैं इसी फॉर्मूले से फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड है उस केस में देखो ऐसा है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर। देखो लॉन्ग है तो बेटा हम कहेंगे ये जो एंगल है ये लगभग जीरो की तरफ जाएगा और बीटा भी जीरो की तरफ जाएगा, तो आर इज लेस देन एल, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे जीरो। अब यहाँ जो एंगल ले रहे हैं बेटा ये वाले एंगल ले रहे हैं, ये वाले, ये अल्फा और ये बीटा, ध्यान रखना ये फॉर्मूला ही ज्यादा याद रखता हूं मैं, तो यहां से एक्सिस से अल्फा और बीटा एंगल वो हमने डेराइव किया था वहां पे, तो हम एक्सिस वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, इसमें कोस अल्फा कोस बीटा आता है। तो देखो लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट एन आई बाई टू कोस 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री, दोनों 1 1 2 बन जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो म्यू नॉट एन आई आ जाएगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डेराइव की थी इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है। इसी के साथ साथ एट एंड पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग है लेकिन इसके एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो उस केस में बेटा अल्फा या बीटा में से यदि इस एंड पे देख रहे हैं तो अल्फा 90 हो जाएगा और बीटा 0 रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट जो है वो आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई टू, और कोस एक तो 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और कोस 0 डिग्री ये 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल यही बच जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। मतलब लॉन्ग सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट पर तो हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई टू और अंदर वाले पॉइंट पर हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, तो पक्का है जैसे जैसे एंड के पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है, आर नहीं एक्स के साथ, एक्स डायरेक्शन के साथ, इसके अंदर वाले पॉइंट पर तो ये कांस्टेंट सा रहेगा, लेकिन एंड पॉइंट पे आता आता ये ऐसा बन जाएगा इस टाइप से। ये तो बेटा म्यू नॉट एन आई है लेकिन ये एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू है ये म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाएगी, हाफ हो जाएगा यहाँ। तो ये सोलेनोइड का एंड है, ये इसके अंदर लगभग यूनिफॉर्म से रहती है, एंड के पास जाकर के थोड़ा चेंज होना स्टार्ट करती है। ये लॉन्ग सोलेनोइड के केस में है। और यदि फाइनाइट लेंथ का दे रखा है और रेडियस और लेंथ कंपेरेबल दे रखे हैं तो उस केस में हम कोस अल्फा और प्लस कोस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट एन आई बाई टू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। अल्फा बीटा एंगल ध्यान रखना कहाँ से दे रखे हैं बेटा, वो सबसे जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा गलती वही होने के चांसेस होते हैं। ये सोलेनोइड के बारे में सारी बातें कर ली हमने, इसको और नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बेटा। इसके बाद देखो एक चीज और है, टोरॉइड। टोरॉइड देखो, टोरॉइड भी एक टाइप का सोलेनोइड जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा देखो डिफरेंस क्या है इसमें। सोलेनोइड के केस में हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लेते हैं, उसके ऊपर टाइट वाइंडिंग करते हैं, लेकिन यहां पर सिलेंड्रिकल ट्यूब से स्ट्रेच सिलेंड्रिकल ट्यूब ना लेकर के एक सर्कुलर ट्यूब ली जाती है, कुछ ऐसे। ये है बेटा, इस टाइप की ट्यूब है, सर्कुलर नहीं दिख रही होगी लेकिन ये है, मतलब सिलेंड्रिकल ट्यूब है लेकिन ये सर्कुलर शेप में है, इस टाइप से। ये इसकी कुछ रेडियस होगी यहाँ पे, ये डायमीटर हो गया इसका। ये जो कैपिटल आर है ये इस सर्कल की रेडियस है, और इस ट्यूब की जो रेडियस है रेडियस ऑफ ट्यूब वो स्मॉल आर। इस पे यहां मैंने वाइंडिंग कर दी,
ये वाइंडिंग कर दी हमने इसके ऊपर, टाइट वाइंडिंग है। यहां से सपोज अंदर करंट गया है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो ये ट्यूब हो गया। देखो अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बात करनी है, तो ध्यान से देखो, इसको यदि मैं यहां से काट के एक बार सीधा कर दूं, बिल्कुल सीधा, तो सोलेनोइड तो बन जाएगा। यदि यहां से काट के इसको सर्कुलर के बजाय सीधा बना दिया जाए तो एक सोलेनोइड तो है। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, जहां एन स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं होता है। यदि उसको ऐसे राउंड शेप में कर दिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये दे रखा है, स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है, मतलब इस ट्यूब की रेडियस बहुत कम है रेस्पेक्टिव इस कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए देखो एक एम्पियरन लूप कैसा लेते हैं हम, तो यहां अंदर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक एम्पियरन लूप लेते हैं, ये इसके अंदर से, ये एक एम्पियरन लूप है। तो इस लूप में देखो हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो देखो मुझे पता है कि सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं, तो b तो सेम हो जाएगा, और लेंथ, तो इसको लिखूंगा b बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब आई इन क्या है बेटा, टोटल करंट है, मुझे पता है एक वाइंडिंग के अंदर आई करंट है। ऐसे ही देखो यहां से ये वाइंडिंग कुछ ऐसे आ रही है, ये जो एम्पियर लूप था ये ऐसे सर्कुलर शेप का है, वायर ऐसे अंदर आ रहा है और ऊपर से बाहर जा रहा है, इधर अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो करंट जो है इस लूप के, सिर्फ एम्पियर लूप के अंदर देखोगे तो करंट केवल इनसाइड आ रहा है, आउटसाइड जाने वाला जो करंट है वो इस लूप से बाहर है, वो हमें कंसिडर नहीं करना है। मतलब जो आई इन है वो एक बार ये आया, फिर दोबारा, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी बार करंट इसके अंदर आ रहा है, और जो बाहर जाने वाला है वो तो इसके आउटसाइड है, जिसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो आई इन जो हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे, तो कैपिटल एन इंटू आई, एक टर्न से आई करंट है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से एन हो जाएगा। तो देखो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन, बेटा ये छोटे छोटे जो लेंथ एलिमेंट है ये जुड़ करके ये टोटल इसकी सरकमफेरेंस बना लेंगे, पेरीमीटर बना लेंगे, तो ये आ जाएगा बी इंटू लेंथ हो जाएगी 2 पाई इंटू कैपिटल आर, ध्यान रखना कैपिटल आर क्योंकि हमें ये लेंथ लेनी है, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इन हो जाएगा एन आई। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर, जहां कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और कैपिटल आर जो है इस सर्कल की रेडियस है। इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है b इज इक्वल टू म्यू नोट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई अपॉन, बस सिर्फ यही n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, n अपॉन 2 पाई आर, देखो n है टोटल नंबर ऑफ टर्न और 2 पाई आर क्या है, टोटल लेंथ। यहां लेंथ सर्कुलर शेप में है तो क्या हुआ, टोटल लेंथ 2 पाई आर है, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन आई, n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो वापस से वही फॉर्मूला आ गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखना ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर बी आउटसाइड जो है, बी आउटसाइड ट्यूब, आउटसाइड ट्यूब वो तो वापस से क्या हो जाएगा, जीरो। यहां भी बी जीरो रहेगा, यहां भी बी जीरो रहेगा, लेकिन यहां जो बी है वो म्यू नोट एन आई रहेगा, म्यू नोट एन आई। ये है टोरॉइड, बस इसकी शेप चेंज की है, बाकी कुछ और ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो ये भी एक केस है जिसमें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें जनरेट की जाती है, जैसे सर्कुलर शेप की मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन जो है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, ये तो बेटा वाइंडिंग है जिसमें ऐसे वाइंडिंग कर रखी है हमने, तो करंट की डायरेक्शन में वाइंडिंग के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो,
और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा वाइंडिंग की। तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएंगे। तो करंट पे डिपेंड करता है। जब भी सोलेनोइड की या टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो वो ही तरीका यूज करेंगे जो हम एक सर्कुलर कोइल का करते हैं। ये भी एक सर्कुलर कोइल है लेकिन इसको किसी लेंथ के ऊपर बाउंड किया गया है। तो यहाँ पे ये इनका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके इनसाइड। यदि यहाँ इनके अंदर कुछ मीडियम भर दिया जाए तो म्यू नोट के साथ इसका म्यू आर और आ जाएगा, म्यू नोट म्यू आर एन आई आ जाएगा। ये टोरॉइड की बात होगी। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे जहां हमने अलग अलग केस में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले निकालने और डेराइव करके देखे हैं अपने यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर से देखो फील्ड के बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फोर्स स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बातें करेंगे। और जो इस संडे को टेस्ट है सिर्फ इसमें यहाँ तक का सिलेबस कवर किया जाएगा। थैंक यू।